Good morning. Today is 11 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया था, उन्होंने तमिलनाडु के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे 11 मेंबर्स की जो नियुक्ति हुई थी उसको क्वैश कर दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल भी हमने ये डिस्कस किया था अपने न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो में। तो न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एडिटोरियल के लिए। आगे देखिए ये जो नीचे आर्टिकल है, ये आर्टिकल है देखिए ट्रम्प से रिलेटेड, थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट्स निकालेंगे और वैसे पूरा ही डिस्कस करेंगे इसका भी। कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड, हमारे इंडियन मिलिट्री में कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस करेंगे, होता क्या है ये कोल्ड स्टार्ट और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बेंगलोर मोलेस्टेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेंगे और फिर आगे वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है इंडिया और कीनिया का। ये जो आर्टिकल है देखिए, ये है हमारा आर्टिकल जेंडर बजटिंग से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे आज आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए पहला आर्टिकल जो है जिसमें नियुक्ति रद्द की गई है उसका यूटिलिटी क्या है। रिसेंट क्वैशिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी जिस प्रकार से तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं यानी जो नियुक्तियां हैं मेंबर्स की, वो क्वैश की गई है कोर्ट के द्वारा। ये हाईलाइट करता है कि जो ये पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं किस तरह के इशू से गुजर रहे होते हैं। और इज इट राइट टाइम टू गो फॉर द स्पॉइल सिस्टम, क्या यह सही समय स्पॉइल सिस्टम के लिए। स्पॉइल सिस्टम हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो अब देखिए थोड़ी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे इशू की। जो असेंबली इलेक्शन से पहले देखिए 3 साल से तमिलनाडु के अंदर में जो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे मेंबर्स की नियुक्ति नहीं हुई थी 3 साल तक। लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन आया वहाँ पे एक दिन के अंदर में 11 मेंबर्स की नियुक्ति कर दी गई और यह केस गया मद्रास हाईकोर्ट के पास में। मद्रास हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया और कहा कि देखिए आपने जो नियुक्तियां करी हैं, आपने जो अपॉइंटमेंट करी है मेंबर्स की, वो सही नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर के अनुसार नहीं की गई हैं। और फिर अपील की गई तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ में, जिसमें इनकी नियुक्तियां रद्द हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द की हैं वो बिल्कुल सही डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को कहा कि आप फ्रेश अपॉइंटमेंट्स कीजिए, फिर से एक प्रॉपर प्रोसीजर के दौरान कीजिए और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मत कीजिए आप। क्योंकि देखिए बात जैसा हमने कल डिस्कस किया था, अगर देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो कई बार ऐसा होता है 10वीं पास आदमी, हालांकि देखिए 10वीं पास आदमी भी डेफिनेटली एक तरह से कैपेबल हो सकता है ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन बात यह है कि कम से कम मतलब आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी एक तरह से पॉलिटिकल मायनों में ही होती हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं ऐसे ऑफिसर्स का जो आने वाले टाइम में एक ग्रुप में सर्व करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है समाज को आगे ले जाने की। कंटेक्स्ट आपको पता लग ही गया क्या है। तो ये चीज़ें जो है जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, ये एक्सपोज करता है इस चीज़ को कि कितनी ग्रोस डिसरिस्पेक्ट जो स्टेट्स हैं वो करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में। जैसे आपको पता होगा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये भी एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है यूपीएससी की तरह। और स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट इनको करते हैं और एक तरह से अपना पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद बहुत चलता है। और आगे क्या है देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, ये तो हमने डिस्कस किया। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बात कही, मद्रास हाईकोर्ट ने बात की देखिए यहाँ तो कोई प्रोसेस थी ही नहीं। मतलब प्रोसेस तो हम तब इवेल्युएट करते जब आपकी कोई प्रोसेस होती, तो आपने तो कोई प्रोसेस ही अडॉप्ट नहीं करी, आपने तो सीधी नियुक्तियां कर दी, सिर्फ अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया इन नियुक्तियों को। फिर बात आती है, ये कहते हैं कि आपने देखिए एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज को भी यहाँ पे मेंबर के तौर पे अपॉइंट कर दिया, और जबकि ये फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज थे, इनको तो जुडिशरी ने 58 साल की एज में ही रिटायरमेंट दे दी थी और इनको एक्सटेंशन नहीं मिला था। जुडिशरी ने कहा एक्सटेंशन सिर्फ उनको नहीं मिलता जो डेडवुड होते हैं। डेडवुड मतलब बिल्कुल ही उन पर कुछ किसी तरह के चार्जेस होते हैं या फिर जुडिशरी को लगता है कि ये कैपेबल नहीं है एक्सटेंशन के लिए। आपने इस रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को भी नियुक्ति दे दी और फिर जुडिशरी ने कहा कि जो फ्रेश आप अपॉइंटमेंट करोगे उसमें ये रिटायर्ड जज उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर देखिए वही बात, 3 साल तक वैकेंसी नहीं भरी थी, फिर एक ही दिन के अंदर भर दी गई। और हाईकोर्ट ने कहा देखिए रेलेवेंस की बात तो दूर, आपने तो कुछ मटेरियल बार ही नहीं था, मतलब क्या इवेल्युएट करे, कोई केस में दम ही नहीं था, इसलिए हमने इसको रद्द कर दिया। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर 2 मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पॉइल सिस्टम।
कोर सिस्टम यह नहीं है कि देखिए जुडिशरी ने कहा कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे भी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अच्छी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो ये अपॉइंटमेंट की गई ये तो साफ साफ स्पॉइल सिस्टम है। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम यूएस में अपनाया जाता है। इसमें जैसे ही देखिए अब ओबामा आए, मान लीजिए ओबामा आए, तो ओबामा ने सारे जो बड़े बड़े सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर बड़ी नियुक्तियां हैं वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है उन लोगों की कर दी। या फिर कहने का मतलब ये है, ओबामा जब आए सत्ता में तो इनकी मर्जी है यूएस में कि वो अपने हिसाब से कोई भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बड़े बड़े ऑफिस में। अब जैसे ट्रंप सत्ता में आए हैं तो ट्रंप भी कोई भी नियुक्ति कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे किसी बिजनेसमैन को लगाएं। अब जैसे बात चल रही है एस्ले टाइल्स को वो एम्बेसडर बनाने वाले हैं इंडिया का। एस्ले टाइल्स तो सिर्फ एक प्रोफेसर हैं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में तो प्रॉपर सर्विस है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर आगे देख लिया ऑल इंडिया सर्विस जिसमें आईएएस या आईपीएस हैं, फिर सेंट्रल सर्विसेज आईआरएस हैं। लेकिन वहाँ यूएस में उनकी मर्जी है, जब भी सत्ता चेंज होती है वो अपने बंदे लाते हैं, अपने जो है जो पार्टी के लोग या फिर जो भी इनके फेवरेट्स लोग हैं उनको अपॉइंट करते हैं ताकि हिसाब से कंट्री को चलाया जा सके। तो इस चीज़ को कहते हैं स्पॉइल सिस्टम। तो क्वेश्चन ये बनता है, पेपर 2 में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्या जिस प्रकार से करप्शन चलता है या फिर जो नियुक्तियां हैं अपॉइंटमेंट है वो अच्छे से नहीं होती, तो क्या हमको भी स्पॉइल सिस्टम अपनाना चाहिए यूएस की तरह, कि साफ साफ ही जरूरत ही ना हो ऑल इंडिया सर्विस की। और आगे क्या देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका। देखिए सिर्फ एक स्टेट की स्टोरी नहीं है, काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। और इवन आपने देखा होगा कि आसाम के जो चीफ थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी पकड़े गए थे करप्शन के चार्ज में पिछले कुछ दिनों पहले। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का जो आइडिया था वो तो ये था कि जो इस तरह की बॉडी बनाई जाएगी वो एक तरह से इंडिपेंडेंट और फ्री काम करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फ्री तो छोड़िए, पूरी तरह से आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलती है इन बॉडीज़ में, अपने हिसाब से ये काम करते हैं। और पॉलिटिशियन ने इसको एक तरह से करप्शन का एक जरिया बना रखा है। क्योंकि देखिए जरिया कैसे, अगर मेंबर्स में ही करप्शन होगा तो वो जो आगे जो जिनका इंटरव्यू लेंगे, यानी हमारे जैसे लोग जो इंटरव्यू देंगे वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनमें भी धांधलीबाजी चलेगी। उनमें भी धांधलीबाजी चलेगी तो अपने लोग ये सिलेक्ट करेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे इनके अपने लोग। तो यहाँ से एक तरह की शुरुआत हो जाती है करप्शन की। फिर आगे क्या है, इनको कहना चाहिए कि इस तरह के जो बॉडीज में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, और वाइडर पूल ऑफ टैलेंट उनको भी मौका मिलना चाहिए। बस ये पूरा आर्टिकल था, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और आगे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, काफ़ी बार इसे हमने डिस्कस किया। अमेरिका का आर्टिकल है ये। देखिए जो यूएस की जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसने एक तरह से डीक्लासिफाई कर दी एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स भी दे दी किस प्रकार से रशिया के हैकर्स ने इंटरफेयर किया था यूएस इलेक्शंस के अंदर में और ट्रंप की सहायता करने की कोशिश की थी। और ये देखिए रशिया से एलिज्ड इन्फ्लुएंस कैंपेन, उसके बारे में डिटेल्स को क्लासीफाई कर दिया और पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया इसको। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि देखिए पुतिन ने पर्सनली ऑर्डर किया ये सारा का सारा कैंपेन 2016 में, क्योंकि पुतिन चाहते थे कि ट्रंप ही सत्ता में चुनकर आए, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन उनके हितों के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है, जिससे ओबामा भी थे, जिसकी वजह से आज पुतिन कहते हैं कि हमारे रिलेशंस बिल्कुल यूएस और जो रशिया के रिलेशंस है बिल्कुल नेडिर पर है, यानी बहुत नीचे हैं। उसके बाद में आता है कि देखिए फिर यानी रशिया ने क्या किया, अपने हैकर्स को कहा कि वहाँ से इंफॉर्मेशन चुराइए, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ऑफिशियल्स थे उनके लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुराई, और वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैकर्स ने दे दी विकीलीक्स को। विकीलीक्स ने उसका खुलासा कर दिया। तो आरोप यह लगता है कि उस खुलासे से इनके जो हिलेरी के चांसेस वहाँ पे डिम हुए जीतने के। तो अब दो तरह के क्वेश्चन उभरते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है, देखिए कि जो एजेंसीज ने अभी डिस्क्लोज किया है, क्या वाकई में ही या सच्चाई में ही जो ट्रंप के जीतने में इसकी अहम भूमिका रही जो रशिया ने किया। देखिए ये कहते हैं कि यूएस की मीडिया जिस प्रकार से कह रही है कि जो हैकिंग है वो एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। महत्वपूर्ण कारण जो था ट्रंप के जीतने का वो था जो काफ़ी सारी जो स्टांस ट्रंप ने अपनाए, जैसे कि एंटी इमिग्रेंट जो एटीट्यूड, और जो एक खाई पैदा हुई वहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, और मिडिल क्लास किस प्रकार से वहाँ पे नाराज़ थी। तो ये सारे कारण रहे ट्रंप के जीतने के। और सेकंड जो क्वेश्चन यह भी आता है कि यहाँ पे देखिए ट्रंप ने साफ साफ इनकार कर दिया इस बात को मानने से कि रशिया ने किस तरह की हैकिंग करी थी। तो इससे क्या हो सकता है, इससे तो देखिए जो रशिया है आगे भी एक तरह की सिग्नल है ये रशिया के लिए, आगे भी इस तरह की वो हार्ड पॉलिसी अपना सकता है अपने हितों को साधने के लिए। तो एक तरह से गलत शुरुआत ये हो गई है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड तो ये देखिए इस 21वीं शताब्दी में जो डेमोक्रेसीज के लिए वैसे ही पहले काफ़ी सारी देखिए प्रॉब्लम्स थी, और अब एक तरह से नई प्रॉब्लम्स भी उभर कर आ रही हैं। ये है
हैकिंग की और फेक न्यूज़ तो हमने पढ़ा ही था, फर्जी न्यूज़ जिस प्रकार से फेसबुक या फिर ट्विटर पे फेक न्यूज़ शेयर होती है। तो अब देखिए खतरा यह है कि आने वाले दिनों में यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ भी एक तरह से ब्रिटेन जैसे एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, वैसे ही वहाँ पे कई तरह की एक तरह से राइटिस्ट अप्रोच निकल कर आ रही है उन देशों में भी। तो अब इस तरह की जो न्यूज़ है या फिर इस तरह की जो हैकिंग है या फिर फेक न्यूज़ है वो आग में घी डालने का काम कर सकती हैं, ऐसा कहते हैं ये राइटर। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए कोल्ड स्टार्ट का। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि कोल्ड स्टार्ट आखिर है क्या विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री स्ट्रेटजी। और आगे क्या देखिए, इस बात को आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, क्या इंडिया को कोल्ड स्टार्ट जो है वो अपनाना चाहिए पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को डटर करने के लिए कि वो हमारे देश के अंदर में टेररिस्ट अटैक्स ना करे। तो अब इस पूरे आर्टिकल में हम देखते हैं कोल्ड स्टार्ट आखिरकार है क्या और क्या इंडिया को इसे अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। कोल्ड स्टार्ट देखिए क्या है, कोल्ड स्टार्ट एक इस तरह की स्ट्रेटजी है जो आर्मी अपनाती है। ये एक यूजेबल और कन्वेंशनल रिटालिएटरी ऑप्शन है जिससे कि हम पनिश कर सकते हैं पाकिस्तान को अगर वो टेररिस्ट अटैक करवाता है या सपोर्ट करता है हमारे देश के अंदर में। कैसे, इसका फ़ायदा ये देखिए, ये ज़्यादा यानी फुल एस्केलेशन ऑफ वार नहीं होने देता। फुल एस्केलेशन ऑफ वार जैसे कि देखिए छोटा सा, अब मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स है एक तरह से। सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स तो छोड़िए, मतलब आप मान लीजिए कारगिल में लड़ाई हुई थी 1999 में, सिर्फ एक फ्रंट पे लड़ाई हुई थी, वहां पे फुल स्केल वार इंडिया के बीच में नहीं हुआ था। फुल स्केल वार वो होता है जिसमें अगर एक फ्रंट पे लड़ाई होती है तो 3-4 फ्रंट खुल जाते हैं। फुल स्केल वार मतलब सारे वेपन्स यूज होते हैं, कोई भी फ्रंट से हम वार कर सकते हैं एक दूसरे देश के खिलाफ में। और ये जो लो स्केल वार होता है ये सिर्फ एक फ्रंट पे चल रहा होता है। जैसे 1965 की लड़ाई में आपने देखा होगा, बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा आपने, 1971 की लड़ाई भी हुई थी। 1971 की लड़ाई में किस प्रकार से पाकिस्तान ने हमें वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक कर दिया था जबकि लड़ाई चल रही थी वहाँ पे बांग्लादेश में, हमारे वेस्ट बंगाल के पास में जो बांग्लादेश में बॉर्डर लगता है वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। तो हालांकि वो भी फुल स्केल वार में तो नहीं कन्वर्ट हो पाया था। फुल स्केल वार आमतौर पर अगर आप एग्जाम्पल मानना चाहें तो वो है वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट, फुल स्केल वार वो है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को रिटालिएट किया जा सके, ऐसी स्ट्रेटजी है कोल्ड स्टार्ट। और जबकि फुल स्केल वार भी ना हो तो करते कैसे हैं ये, मतलब कोल्ड स्टार्ट को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इसमें होता है एक स्मॉल साइज की डिविजन्स बनाते हैं, स्मॉल साइज की डिविजन्स बनाते हैं जो ट्रूप्स होती हैं, जो पर्सनल आर्मी पर्सनल है उनकी, ये ताकि देखिए इनको स्मॉल डिविजन्स बनाते हैं पर्सनल के ताकि इनको रैपिडली मोबिलाइज किया जा सके। मोबिलाइज मतलब संगठित किया जा सके इनको, ताकि ये शॉर्ट नोटिस के अंदर अंदर एक रिटालिएटरी ऑफेंसिव अप्रोच अपना सके बिल्कुल मिनिमम कम टाइम में। मतलब कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोल्ड स्टार्ट में ये होता है कि आप देखिए छोटे छोटे डिविजन्स बना रहे हैं ट्रूप्स की। इन ट्रूप्स को देखिए इस तरह से तैयार किया जाता है कि थोड़े से टाइम के नोटिस पे कि आपके पास बिल्कुल 10 मिनट हैं, ये तैयार रहें और पाकिस्तान के अंदर जाएं और एक तरह से पाकिस्तान की टेरिटरी पर कब्जा करके वहां पे होल्ड कर सकें उसे। इस चीज को कहते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से तो बिल्कुल अलग है। सर्जिकल स्ट्राइक तो ये हुआ ना कि हमारे जो आर्मी के ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर में गए, थोड़ा बहुत उन्होंने ऑपरेशन चलाया और वापस आ गए। लेकिन ये कोल्ड स्टार्ट अलग है। कोल्ड स्टार्ट है कि बस तैयार रहे फोर्सेस, कुछ स्मॉल डिविजन्स तैयार रहे और जैसे ही ऑर्डर मिले उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाएं, वहां की टेरिटरी कैप्चर कर लें और होल्ड भी करें उसे। ये देखिए होल्ड पाकिस्तान टेरिटरी, तो अलग है ये। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि इस तरह का जो कोल्ड स्टार्ट है वो एक तरह से इतना लो स्केल पे होगा कि पाकिस्तान ना तो उसको एक्सेप्ट कर सकेगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक्सेप्ट नहीं किया वैसे ही वो डिनाई करेगा इस्लामाबाद इसको। तो डिनाई करेगा तो देखिए हमारे लिए एक फायदा रहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेगा या फिर दूसरा फ्रंट खोलने के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेगा। समझ गए आप, मतलब इस तरह का छोटा लो स्केल वार ये होगा, हमारा इंडिया का प्रोएक्टिव अप्रोच होगी कि पाकिस्तान इसको अपनाएगा नहीं, पाकिस्तान इसको अपनाएगा नहीं, फिर वो वर्ल्ड को रीजन क्या देगा, पाकिस्तान हमारे पास हमारे खिलाफ में कन्वेंशनल वार क्यों छेड़ेगा जबकि उसके पास में रीजन ही नहीं है। तो अब देखिए अब क्यों ये सुर्खियों में है, ये सुर्खियों में देखिए इसलिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं विपिन रावत, इन्होंने इस बात को बल दिया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कोल्ड स्टार्ट का जिक्र किया था। वो कहते हैं कि देखिए आर्मी की ये एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है कोल्ड स्टार्ट की। और इससे पहले देखिए काफ़ी सारे जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने तो ये प्रिज्यूम कर लिया था कि हमारी आर्मी ने इसको छोड़ दिया है, अबेंडन इसको कर दिया है, क्योंकि ये कंसेप्ट कोल्ड स्टार्ट का जो कंसेप्ट है पिछले काफ़ी सालों से ये सुर्खियों में है। और अब देखिए
लेकिन इस बात पर डाउट है, क्या जनरल विपिन रावत जो इंडियन आर्मी की जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ऑप्शंस हैं, क्या उसी को कोल्ड स्टार्ट कह रहे थे, या फिर जो सारा कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया वो कोल्ड स्टार्ट, यानी जो या तो देखिए विपिन जो रावत हैं वो इस बात को देख रहे थे कि जो हमारी ऑलरेडी जो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए उसी को एक कोल्ड स्टार्ट के रूप में देख रहे थे, या फिर जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया अभी वैसा कंसेप्ट कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे कैप्चर करें टेरिटरी, तो कौन से टर्म में विपिन रावत बात कर रहे थे। तो देखिए गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। ये देखिए दूसरी लाइन जो मैंने अभी बोली, पहली लाइन या तो सिंपल प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, दूसरी लाइन या फिर मोर एग्रेसिव ऑफेंसिव विद अ लिटिल फैनफेयर होता है धूमधाम, बिना किसी धूमधाम के। और गवर्नमेंट को देखिए क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो रावत ने स्टेटमेंट दी उसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि संदिग्धता यानी एम्बिग्विटी कोल्ड स्टार्ट पे जो संदिग्धता है वो एक तरह से हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, और इससे रियल डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी कॉस्ट इंडिया को चुकानी पड़ेगी, और इसका फायदा कुछ होगा नहीं। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात इंडिया सोचता है कि इससे डेटरेंस क्रिएट होगी, पाकिस्तान अटैक को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कि ये इसने इस बात ने देखिए, एक सेकंड रुकिए आप, हाँ ये पहले ये इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। थोड़ा सा हम कोल्ड स्टार्ट की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ था। देखिए 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और हमने हमारी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, यानी हम हमारे आर्मी पर्सनल को लेके गए थे वहाँ पे बॉर्डर पे, ताकि अगर वार होता है तो हम करारा उनको जवाब दे सकें। और यू कैन से दैट हमने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान में उस पार्लियामेंट्री अटैक का जवाब देने के लिए। लेकिन देखिए उस टाइम पर एक फेलियर हो गया था। फेलियर मतलब बहुत टाइम लग गया था हमें हमारी फोर्सेस को बॉर्डर पे ले जाने के लिए। तो इंडिया ने यह सोचा था कि देखिए कुछ हमारी फोर्सेस हैं वो तैयार रहनी चाहिए। तो तब हमारे दिमाग में आया कि कुछ कोल्ड स्टार्ट जैसा कुछ टर्म, कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारी कुछ फोर्सेस बस तैयार रहें, जैसे ही उनको ऑर्डर मिले, जैसे ही पाकिस्तान को ये अटैक करवाता है बस उनको ऑर्डर मिल जाए और पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी पर वो कब्जा कर ले और वहाँ पे होल्ड करें उसे। तो देखिए उसके बाद में तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव डिबेट इस कंसेप्ट पर हुई। 2004 में भी इसे डिस्कस किया गया और उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीधा सा रीज़न है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो पाकिस्तान इस बात को सबूत के तौर पे देगा यूएन में, या फिर अगर वो नए हथियार बनाने स्टार्ट कर देगा, वो कहेगा कि देखिए इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें खतरा है इंडिया से। तो देखिए ये देखिए इंडिया के लीडर्स ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 2010 में जो हमारे जनरल थे वीके सिंह, उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखिए कोल्ड स्टार्ट कुछ है ही नहीं, डिडेंट एग्जिस्ट। तो ये इस तरह की बात इन्होंने कही। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए आर्मी के पास में अपनी ही एक अलग प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो स्ट्रेटजी क्या है? तो आर्टिकल में लिखते हैं, शायद जो जनरल वीके सिंह है इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो कोप्स 9th और कोप्स 12 जो है, जो हमारे बॉर्डर के पास तैनात है, पहले तो देखिए जो ये 2 कोप्स हैं ये तैनात होती थी बॉर्डर के पास में, इनका काम था डिफेंसिव होल्डिंग का। लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया था उस टाइम में एक तरह से एग्रेसिव यानी ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इनको कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी जो फोर्सेस पहले बॉर्डर के पास तैनात थी वो डिफेंसिव थी, उनको ऑफेंसिव में कन्वर्ट कर दिया गया था। शायद वीके सिंह का मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी से यही था कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब क्या है? अब यह है कि देखिए कोल्ड स्टार्ट का जो कंसेप्ट है उसने एक तरह से अनसर्टेनिटी और काफ़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है, और इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू में तो हमने सोचा कि देखिए आर्मी ने भी सोचा और कई सेक्शन ने सोचा कि जो कोल्ड स्टार्ट का कंसेप्ट है इससे पाकिस्तान में एक तरह की डेटरेंस क्रिएट हो गई है, और वहाँ पे भी एक डाउट है कि आखिरकार पाकिस्तान वाले सोचने लगे कि इंडिया का ये कंसेप्ट है क्या। लेकिन देखिए जब पाकिस्तान ने अटैक करवाया, सपोर्ट किया मुंबई के अटैक को, तो इस मिथ को एक तरह से मिथ टूट गया कि पाकिस्तान अब अटैक नहीं करवा रहा है, पाकिस्तान को डर लगने लगा है। उसके बाद तो पाकिस्तान ने देखिए काफ़ी अटैक्स करवाए इंडिया के अंदर में, और अब इसका एक नुकसान ये हुआ कोल्ड स्टार्ट का, हालांकि अभी तो हमारे देश के अंदर ही डाउट है क्या हमारे पास कोल्ड स्टार्ट की जो है स्ट्रेटजी है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान उसको यूज़ करने लगा है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया की एक स्ट्रेटजी है, और इसीलिए पाकिस्तान अपने जो हथियार बनाता है यानी न्यूक्लियर फोर्सेस को डेवलप कर रहा है, या फिर अपने छोटे लो स्केल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है, जस्टिफाई कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वो कहता है कि देखिए इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट की स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, पाकिस्तान को खतरा है इंडिया से, इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता है। तो इससे इंडिया को बल्कि ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारी फोर्सेस देख लीजिए, फिर आर्टिकल वाले कहते हैं कि देखिए हमारी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, पुराने टैंक्स हैं, आर्टिलरी पीसीज हैं, और जो क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन, जो बम के गोले हैं काफ़ी कम है, एयर डिफेंस एसेट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है नहीं। तो ये सीरियस क्वेश्चंस रेज करता है कि क्या आर्मी की एबिलिटी वास्तव में है कि वो कोल्ड स्टार्ट
जैसे ऑपरेशंस को दे सकें, यानी उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं देखिए एयरफोर्स है, उसके लिए एयरफोर्स चाहिए, और जबकि हमारी एयरफोर्स में भी ऐसा दम है नहीं कि वो एक तरह से जॉइंट ऑपरेशंस चला सके आर्मी के साथ में और नेवी के साथ में, मतलब तीनों की जॉइंट ऑपरेशन की चलाने की क्षमता है वो भी काफ़ी कम है। इस तरह की बात कहते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स लैक द काइंड ऑफ क्लोज एयर सपोर्ट। अब क्या है, एक केस क्लैरिटी के लिए है, थोड़ा इसको कंक्लूजन भी आप मान लीजिए, वे फॉरवर्ड मान लीजिए। ये कहते हैं कि देखिए जो कोल्ड स्टार्ट की स्ट्रेटजी ने है उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं इंडिया के लिए, और जनरल रावत का दोबारा से इस बात पर आना, कोल्ड स्टार्ट की बात पर आना, एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्यों वो इस कंसेप्ट को दोबारा से ला रहे हैं। और फिर से वो राइटर उसी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आखिरकार वो कोल्ड स्टार्ट की बात कर रहे थे या फिर उनका मतलब सिर्फ एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी से था, जैसे कि इंडिया ने अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स के तौर पर किया, कि इंडिया की स्ट्रेटजी मोर स्ट्रीमलाइन, मोर रिटालिएटरी, मोर मोबिलाइजेशन, प्रोसीजरल, या फिर दूसरा, पहला ये, या फिर दूसरा कुछ नया डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांतिक शिफ्ट, जिसमें कि हम जो हमने पहले डिस्कस किया कि दूसरे देश में जाएंगे, टेरिटरी को कैप्चर करेंगे, सेम क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये कहते हैं कि देखिए कोल्ड स्टार्ट का जो स्टेटस है काफ़ी मर्की है, धुंधला है, और इससे काफ़ी अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं और इंडिया को इससे नुकसान ही ज़्यादा हुई है। और एक क्वेश्चन जो ये निकलता है कि आखिरकार जनरल रावत को अनुमति दी किसने कि इस तरह की बात को बोलना मीडिया में? क्या पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिशियंस या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने इस बात की अनुमति दी थी रावत को, या फिर वो बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल गए इंटरव्यू के अंदर में? तो यह भी एक क्वेश्चन उठता है। तो बस यही है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या इंडिया इस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। तो ये पूरा जो आर्टिकल था कोल्ड स्टार्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए बेंगलोर मास मोलेस्टेशन से हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, और 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो मस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी जो है, एक तरह से इसको गलत वे में शो किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर में। यानी देखिए बॉयहुड टू मैनहुड, काफ़ी सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं जिनको लेजिटिमेसी दी हुई है इस मस्कुलिनिटी वर्ड ने, और ये सिखाया ही नहीं जाता, और हमारे प्रिंसिपल्स में या फिर मोरालिटी में, इन सब चीज़ों में इसको सिखाया जाना चाहिए कि आखिरकार ये मस्कुलिनिटी है क्या, किस प्रकार से इसका गलत इस्तेमाल होता है। मस्कुलिनिटी देखिए वो है जो बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं, वो है मस्कुलिनिटी। ये क्या मस्कुलिनिटी हुई बेंगलोर मास मोलेस्टेशन के केस में हुआ? वुमन को शो किया जाता है एक तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कमोडिटी की तरह शो किया जाता है और कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर में। उनको देखिए डिसरिस्पेक्टफुल किया जाता है, और जो है लर्न बिहेवियर यानी सिखाना चाहिए बिहेवियर कैसे किया जाए, या फिर उनकी फिडिलिटी विश्वसनीयता पर शक किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हम काफ़ी नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। ये क्या हो गया? मेनली यही है इसमें। और दूसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन में जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा कि जो पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी कितनी ज़्यादा एक देश से दूसरे देश में जाती है इस ग्लोबलाइजेशन के कारण में। वुमेन ट्रैफिकिंग कितनी बढ़ गई है, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश नेपाल से भी वुमेन का ट्रैफिकिंग होता है हमारे देश के अंदर में। इवन आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहाँ से भी वुमेन की ट्रैफिकिंग होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए इंडियन पैट्रियार्की है काफ़ी ज़्यादा गड़ी हुई है हमारे समाज के अंदर में, और टू फेस्ड कंजर्वेटिज्म ये है। तो इसके लिए देखिए क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता है, ताकि एक तरह से नई ब्रीड, नई नस्ल पैदा की जा सके जो कि वुमन के प्रति, जेंडर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो। और उनको देखिए हमें सिखाना चाहिए और टीच करना चाहिए इनको, जैसे फादर सन को सिखाएंगे और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाएगी। इस तरह की सेटिंग हमारे कुछ होने चाहिए हमारे समाज में, फैमिली के अंदर में। और बस मेनली तो ऐसे ही नॉर्मली पॉइंट है इसमें। जेंडर एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल से ही सिखाना चाहिए, बाद में प्राइमरी स्कूल से हायर स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज लेवल तक जेंडर एजुकेशन है वो अनिवार्य होनी चाहिए। और अर्जेंट नीड है लीगल सिस्टम भी अच्छे से काम करे, और आयरन फिस्ट एक तरह से यू कंसिडर दैट दोनों तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, वैल्यूज़ भी इनकलकेट करनी पड़ेगी और डेटरेंस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखिए अगर वुमेन के प्रति इतने सख्त लॉ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इवन स्टॉकिंग के लिए भी जो वुमेन को घूरते हैं, आपने देखा होगा हमारे समाज में 9 सेकंड, पता नहीं 12 सेकंड ऐसा कुछ है, 12 सेकंड से ज़्यादा घूर नहीं सकते। अगर ऐसा कोई घूरता है तो एक सज़ा का प्रावधान है। तो इस प्रकार के कड़े लॉ हैं, अगर इस प्रकार के कड़े लॉ में सज़ा भी अच्छे से मिले तो एक तरह से डेटरेंस क्रिएट हो सकती है, डर लगने लगेगा। आमतौर पे लगता क्या है, जो लोग ऐसा करते हैं मोलेस्टेशन जैसी चीज़ें, उनको यूँ लगता है हम छूट जाएंगे, कुछ होगा नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे। अगर जल्दी से जैसे यूएस का केस दो,
यूएस का केस देखे तो इवन 3-4 महीनों में केस का रिजल्ट आ जाता है, तो सज़ा स्टार्ट हो जाती है। हमारे इंडिया में तो 3-4 साल में आ जाए वही बहुत है। फास्ट ट्रैकिंग लीगल केसेस की होनी चाहिए, ये देखिए। दूसरा है जो वुमन डेली लाइफ में जिस प्रकार से इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है, या फिर आप देखिए जैसे घूरने जैसी चीज़ें हैं, और ये सबसे पहले तो इसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं देखिए वुमन कम है, सेक्स रेशियो कम है, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। आगे देखिए यूटिलिटी क्या है अगले आर्टिकल की। यूटिलिटी देखिए इंडिया कीनिया रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में देखिए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ पेड मोर फोकस, हमने काफ़ी फोकस किया है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को सुधारने के लिए। इसको डिस्कस कीजिए इंडिया और कीनिया के रिलेशंस के कंटेक्स्ट में भी। ये आर्टिकल वैसे इंडिया अफ्रीका आर्टिकल्स का इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे कीनिया के रिलेशंस पे फोकस किया गया है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखिए इंडिया कीनिया रिलेशंस पर आना कम ही चांस है, लेकिन फिर भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। कीनिया के प्रेसिडेंट जो हैं यार, वो हमारे जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में आए हुए हैं, और ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और कीनिया की यात्रा में गए थे जुलाई 2016 में। अब देखिए इसके 6 महीने के अंदर अंदर आ गए कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश में, यानी रेसिप्रोकेट उन्होंने किया। अब जब भी कोई लीडर इतने कम टाइम में आ जाता है तो इसका मतलब यह कि साफ साफ कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट तो होने वाला है। और दोनों ने एक दूसरे को अनयूजुअल जेस्चर में इन्होंने एक दूसरे की तारीफ करी। जैसे मोदी ने कंग्रेचुलेट किया इनके कीनिया के प्रेसिडेंट को उनके इनिशिएटिव्स के लिए और स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल लीडरशिप के लिए। उन्होंने हमारे मोदी को भी प्रेज़ किया कि आपकी जो लीडरशिप है नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो दोनों में अच्छी है। फिर ये कहते हैं कि देखिए अब क्या होगा, समिट लेवल डायलॉग होगा दिल्ली में, और जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जाएगी। अभी दोनों के बीच में ट्रेड जो है इंडिया और कीनिया के बीच में वो है $4.23 बिलियन 2014-15 में, और जबकि रैपिड ग्रोथ इसकी हुई है। हमारी इंडियन कंपनीज अगर ज़्यादा अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं वहाँ के कंपटीटिव मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है जो दोनों के बीच का ट्रेड है। और कीनिया एक तरह से हमारी कंपनीज ने जो अफ्रीका के अंदर में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो कीनिया सबसे पहले कंट्रीज़ में से एक है जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। और डाइवर्स सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में हमारी कंपनीज हैं जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें से प्रमुख हैं टाटा, रिलायंस, एसआर, ये सब, डॉक्टर रेड्डी, ये सब कीनिया के अंदर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर ये कहते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट देनी चाहिए कीनिया को, और फिर ये कहते हैं कि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कीनिया है, उनके रिलेशन चाइना के साथ में भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, कीनिया की भी लुक ईस्ट पॉलिसी है, और उनके चाइना के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। चाइना भी वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फिर बाद में जो कीनिया है वो जापान को भी उन्होंने परस्यूड किया, उनको मनाया कि वो यहाँ जो उनका है 6th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अफ्रीका डेवलपमेंट समिट की, वो कीनिया में ऑर्गेनाइज करें। और यह समिट जो हुआ था वो नैरोबी में हुआ था। और एक तरह से कह रहे हैं कि देखिए जापान और इंडिया काफ़ी कोलाबरेट कर रहे हैं अफ्रीका में, अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो और भी ज़्यादा हम जापान और इंडिया कोलैबोरेट कर सकते हैं। फ्यूचर है क्या, देखिए ईस्ट अफ्रीकन जो कम्युनिटी है उसका क्या फ्यूचर है। सबसे पहले तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। कीनिया आता है, तंजानिया आता है, युगांडा, रवांडा और बुरांडी, साउथ सूडान। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये कहते हैं कि देखिए कस्टम यूनियन है जो ये कहते हैं कि जो कस्टम यूनियन है, देखिए अभी ये कस्टम यूनियन बन गया है। कस्टम यूनियन आपको पता ही क्या होता है। पहले आता है पीटीए, जिसमें कुछ ही कमोडिटीज़ पर ट्रेड फ्री होता है। फिर एफटी आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फिर कस्टम यूनियन आता है, जिसमें ये देश मिलके दूसरे देशों के साथ में ट्रेड करते हैं, सेम कस्टम टैक्स, सेम कस्टम ड्यूटी। फिर आता है सेका, फिर आता है सेपा। सेका में सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो ये देश हमने डिस्कस किए, ये एक तरह से कस्टम यूनियन अब इन्होंने बना लिया है। और जो ट्रेड है इनके बीच में 1.85 बिलियन से आगे बढ़कर 5.63 बिलियन हो गया है। याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए, समझने के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एफडीआई घट गई है 7.8 बिलियन से 3.8 बिलियन। फिर भी जो सेक्शंस है यानी फॉरेन रिलेशंस के एनालिस्ट कहते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है।
और हमारी जो गवर्नमेंट है और इंडिया इनका है, उनको भी एक तरह से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उनको डिवाइस करना होगा, और हमें एक तरह से सावधानी भी वहाँ पे बरतनी होगी, क्योंकि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के अंदर भी काफ़ी राइवलरी है, जैसे कि कीनिया और तंजानिया के बीच में काफ़ी राइवलरी है। वैसे तो इंडिया के सबके साथ में अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा भी जो गुजरात के जो वाइब्रेंट समिट है इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ आए हुए हैं। ट्रंप के ईरा में अफ्रीका कैसा हो सकता है? देखिए, ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ज़्यादातर बात तो आर्टिकल इसी बात पर आ रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी क्या होंगी यूरोप और एशिया के कंटेक्स्ट में, लेकिन अफ्रीका का कोई मेंशन है ही नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए, शुरू के 2 सालों में वो ऐसी पॉलिसी अपना सकते हैं जिसमें अफ्रीका का कोई स्थान होगा ही नहीं। तो एक तरह से इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं अफ्रीका के अंदर में, और इंडिया की जो अफ्रीका की पॉलिसी है वो भी देखिए इन लाइन है, मतलब सूटेबल है, जो अफ्रीकन यूनियन ने अपना एजेंडा 2063 अपना रखा है। तो ये भी याद रखिए आप, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। एजेंडा जो 2063 है वो है क्या? ये देखिए, अफ्रीकन यूनियन का ये एजेंडा है, इसमें इन्होंने काफ़ी तरह के स्टेप्स उठाने की बात कही है जो इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब किस तरह का अफ्रीका ये देखना चाहते हैं 2063 के अंदर में। तो ये 2063 में अफ्रीका को काफ़ी डेवलप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए इन्होंने एक एजेंडा अपनाया हुआ है। तो हमारी जो अफ्रीका पॉलिसी है वो इनके एजेंडा 2063 के हिसाब से ही है। और इसके बाद में क्या, देखिए हमने काफ़ी तरह के स्टेप्स उठाए हैं, काफ़ी चीज़ों में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं अफ्रीका के साथ में, जैसे यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इनमें टाइम बहुत लगेगा। तो हमें कुछ शॉर्ट टर्म एक कॉन्क्रीट एक्शन लेने की भी आवश्यकता है, ताकि जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इनको स्ट्रेंथन किया जा सके। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, और ऐसा कहते हैं आर्टिकल वाले, और कहते हैं कि इंडियन और अफ्रीका का जो फोरम समिट हुआ था 2015 में ही हुआ था, और काफ़ी ऑलमोस्ट सभी देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो पॉलिटिकल आउटरीच है अफ्रीका में वो भी बड़ी है, जिस प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है वहाँ पर, और टाइम जो है बिल्कुल सही है अभी इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि जो इंडिया अफ्रीका का जो नेक्स्ट समिट है, उम्मीद की जा रही थी कि ये 2018 में होगा, लेकिन अब ये 2018 में नहीं होगा, 2020 में होगा। तो फिर ये कहते हैं कि कम से कम 2018 में आप एक तरह का मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग तो ऑर्गेनाइज कर दीजिए, और उसके लिए जो नैरोबी है वो रिलेशन काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के खत्म होने के बाद बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए हमें जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जेंडर बजटिंग के लिए, और इसे हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में डिस्कस कीजिए। देखिए, कहते हैं कि आर्टिकल में कहते हैं कि 2014 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे और काफ़ी स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, उसमें वुमेन की सेफ्टी और एम्पावरमेंट को काफ़ी बल मिला। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वुमेन की सुरक्षा के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ कहा। तो जेंडर कंसर्न्स है उनको, हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो अच्छे से एक देखने लगी है, कम से कम ये इशू वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड कम से कम अब हाईलाइट होने लगे हैं। और ये फिर ये कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, एसडीजी के गोल हैं, जिन्हें 2015 से 2030 के बीच में इंप्लीमेंट करना है, उसमें भी देखिए 194 जो मेंबर स्टेट्स हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें जो एक गोल है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था वो भी वुमेन से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि देखिए, ये कहते हैं कि जो वुमेन को एम्पावर करना और पुअर्टी को भगाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना, ये कहते हैं सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और सही में लिंक्ड हैं। पुअर्टी कैसे दूर की जा सकती है? देखिए, अगर वुमेन का जो लेबर में पार्टिसिपेशन है, यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वुमेन को मिले, तो पुअर्टी दूर करने में सहायक हो सकती है। और क्लाइमेट चेंज में कैसे? देखिए, इन्वायरमेंट पे ऐसा कहा जाता है कि मैन जैसे इन्वायरमेंट पे अत्याचार करता है, नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, वैसे ही वुमेन के खिलाफ में इनजस्टिस होता है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है। वुमेन का नेचर ऐसे होता है कि नेचर को जैसे केयर करना, और जैसे आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट में किस प्रकार से वुमेन ने एक तरह से रोका था पेड़ों को कटने से। फिर कहते हैं कि देखिए, अब बजट आने वाला है, तो एक तरह से प्रायोरिटीज हमारी होनी चाहिए कि वुमेन के लिए इनफ फंड्स लोकेट करें। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ये होती क्या है? लास्ट ईयर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल रिपोर्ट जारी हुई, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, और उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी इकोनॉमिक, एजुकेशन, काफ़ी पैरामीटर्स थे इसमें, और हमारे इंडिया को इसमें स्थान मिला 87वां। और इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें जो लेबर पार्टिसिपेशन है वुमेन का काफ़ी कम है, पार्लियामेंट में अंडर रिप्रेजेंटेड है, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो हमने 2005 में ये अपनाया GRB,
जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। उसमें देखिए ये होता क्या है, एक तरह से इसमें इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है उसमें एम किया जाता है कि जेंडर कंसर्न्स को भी इंटीग्रेट किया जाए फिजिकल पॉलिसीज़ में, और जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको दूर किया जाए पर्टिकुलर एक वुमन के प्रति, यानी जेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि हमारे कंटेक्स्ट में ये वुमन के खिलाफ में जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसको दूर किए जाने की बात है। यानी जो भी पॉलिसीज़ हम अपनाते हैं उसको जेंडर पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए, कि जैसे हम अब कोई भी मनरेगा अपना रहे हैं तो उसमें जेंडर बजटिंग हम करेंगे तो ये देखेंगे कि मनरेगा से वुमन को कितना फ़ायदा होगा, उसमें वुमन को कितना फंड्स एलोकेट किए जाएँ, उसी दृष्टिकोण से एनालाइज करेगा। यानी पॉलिसीज़ को वुमन के पर्सपेक्टिव से देखना, वो है जेंडर बजटिंग। वैसे तो जेंडर तो दोनों होते हैं, मेल या फीमेल, लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में हम फीमेल के कंटेक्स्ट में देखते हैं। दो पार्ट्स में ये होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ये होता है वुमन स्पेसिफिक स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जो 100% वुमन के लिए ही हैं। पार्ट बी प्रो वुमन स्कीम्स, जिसमें एटलीस्ट 30% वो एलोकेशन हो वो वुमन के लिए हो। आगे क्या देखिए, काफ़ी सालों से हमने ये स्कीम चलाई और कई जो नेशनल और स्टेट लेवल्स पे अच्छी भी परफॉर्म करी, और एक पॉजिटिव लिंक है ये कहते हैं जेंडर बजटिंग के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में। काफ़ी रिपोर्ट्स ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जहाँ अगर जेंडर बजटिंग होती है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन भी किया और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप भी कीजिए, इस तरह की जेंडर बजटिंग है। फिर ये कहते हैं कि देखिए एक तरह से बेटर इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग की आवश्यकता है, ताकि जो जेंडर बजटिंग का फ़ायदा है हर एक वुमन तक पहुंचे, जो इवन दूर दराज के गांव में भी रहती हैं। और जो बजट 2016-17 है एक तरह से हमें एक मौका दे रहा है। स्कीम्स जो हैं वो आगे देखिए काफ़ी सारा डेटा इसमें दिया है कि कौन सी स्कीम को कितना मिला, कौन सा कम मिला, 2016 के बजट में ज़्यादा मिला, वो इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन ये इंपॉर्टेंट है कि बजट ने एक डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी, स्टेट्स को मौका मिला कि आप भी कीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेट प्रायोरिटी देते नहीं हैं, ये दिक्कत है। तो एक तरह से ये एक एसेंशियल टूल है सोशल इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, जो हमारा जेंडर बजटिंग है। और लेकिन फिर ये कहते हैं कि देखिए जेंडर लेंस की भी आवश्यकता है। काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें वुमेन का रोल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, लेकिन ये है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता जेंडर बजटिंग में। जैसे एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, फूड सिक्योरिटी का डायरेक्ट रिलेशन है वुमेन के साथ में। बजट वही बात, बजट एक हमें मौका दे रहा है, और जैसे कि गवर्नमेंट प्री कंसल्टेशन भी करती है तो वुमेन के साथ में प्री कंसल्टेशन अभी करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि देखिए प्लानिंग जो है टारगेटेड होनी चाहिए, और पॉलिसीज़ को ना सिर्फ चलाना चाहिए बल्कि उनका राइट एलोकेशन भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक और चीज़ कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक तरह से इंसेंटिव चलाए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि स्टेट्स को कि अगर आप जेंडर बजटिंग स्कीम्स चलाते हो, जेंडर बजटिंग को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, तो हम आपको इनाम देंगे, इंसेंटिव देंगे। सेम बात कि फीडबैक भी माइंड में होना चाहिए, जो फीडबैक अभी मिल रहा है कंसल्टेशन के लिए। तो जेंडर बजटिंग, अब मैं बताता हूँ ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, उसका ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा इसे जब आप सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, पेपर 3 का। मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए सब कुछ कवर हो जाता है अगर आर्टिकल्स हम अच्छे से डिस्कस करें तो। आगे क्या है, आगे देखिए आरबीआई की जॉब है। ये मतलब आरबीआई, अब बात इस तरह की थी कि क्या डिमोनेटाइजेशन का विरोध ना करके आरबीआई ने कुछ गलती करी है, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। मेरा इस आर्टिकल में यही है, ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नहीं। ये कहते हैं कि देखिए आरबीआई का काम है ही नहीं अपोज करना, आरबीआई का काम तो सिर्फ इतना है कि जो स्कीम आई है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना। यानी जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी गई है, वही सरकार डिसाइड करेगी कि क्या जनता के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। और जो आरबीआई का काम है वो तो सिर्फ इतना है कि वो उस पॉलिसीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट करे। आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हो, जैसे कि सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को एडवाइस अच्छे से किया या नहीं किया, उनके पास कोई प्लान था या नहीं था, क्या उन्होंने एग्जीक्यूशन को अच्छे से किया या नहीं किया। तो ये तरह के, एक तरह से आरबीआई का काम ये नहीं है कि वो डिमोनेटाइजेशन को रोकें, तो ये तो कहना गलत होगा। ये तो हमारी अथॉरिटी है, हमने उनको चुना है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो इस तरह की ये बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए एथिक्स के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए नहीं टाइम मिल पाया, तो आज एथिक्स स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिलेबस है, कल से हम एक एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस है। सिलेबस में देख लीजिए, पहला जो टॉपिक है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का। इसमें सभी कुछ चीज़ें, जैसे एथिक्स होता क्या है, किस प्रकार का होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्यों वैल्यूज़ जरूरत हैं सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए, आम लाइफ में भी। एटीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। चौथा टॉपिक एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड मतलब जैसे सिविल सर्विसेज। तो पेपर 2 का टॉपिक काफ़ी जो जीएस का है, काफ़ी मैचिंग है एथिक्स से, और
इवन जो ऑप्शनल्स हैं, पब एड का काफ़ी मैचिंग है, पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी मैचिंग है, फिलोसफी से काफ़ी मैचिंग है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होती है, यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट्स को में क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो पॉलिसीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें और एक तरह से उनके पास में पार्टीशन अप्रोच वो अपना सकें। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है मोरल थिंकर्स का, जैसे कि गांधी जी या फिर हमारे जो फिलोसफर रहे हैं, महान फिलोसफर्स, उनकी बातों से हमें कैसे क्या कुछ सीखने को मिलता है। फिर आगे है पब्लिक सिविल सर्विसेज पे एथिक्स कैसे होने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे, इन पे सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रोबिटी क्यों है इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में, और इन पे केस स्टडी। देखिए 120 मार्क्स का आता है थ्योरी और 130 की केस स्टडी। तो हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आज बस ये सिंबॉलिक था कि हमने स्टार्ट कर दिया। So thank you very much for discussion.